हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 11 कह दो, स्टैंडर्ड 12 कह दो, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कैलकुलस, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू लेंगे। एग्जैक्टली ज़ीरो, तुम्हें पता ही नहीं है कैलकुलस क्या है, कहाँ यूज़ होने वाला है, राइट। सो जस्ट एकदम फर्स्ट स्टेप कैलकुलस का, कि कैलकुलस होता क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज टू होना है। तो इस लेक्चर में हम कैलकुलस ये वर्ड से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें समझ लेंगे। सो मैथ्स के अंदर कह दो, फिजिक्स के अंदर कह दो, केमिस्ट्री के अंदर कह दो, या दूसरा कोई भी सब्जेक्ट कह दो, मैथ्स वगैरह, राइट, इन सब चीज़ों में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ साइंस ही नहीं, सिर्फ साइंस ही नहीं, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी, राइट, कॉमर्स फील्ड में भी ये कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं क्या है कैलकुलस का मतलब। राइट, कैलकुलस जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक पार्ट है डिफरेंशिएशन और दूसरा वाला पार्ट है इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशिएशन को पहले हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड 12 में आता है, ये 12th का हिस्सा है, और ये जो है 11th एज वेल एज 12th दोनों में आता है, राइट। सो पहले ये हम डिफरेंशिएशन को पूरी तरह से ग्रिप में लेंगे, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन भी देखेंगे। सो कैलकुलस इज ए मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। सो ये एक वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि कहीं पर भी अगर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, कहाँ पर कंटिन्यूअस चेंज होता है, जैसे कि हम रोड पर जा रहे हैं, है ना, तो हमारी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, स्लो डाउन करना पड़ता है, फिर से एक्सेलरेट करना पड़ता है। चाहे तुम एक्सप्रेस वे ही ले लो, राइट, काफ़ी लंबी दूरी तक तुम 80 की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है जब स्टीयर करना है, ओवरटेक करना है, तो तुम्हारी स्पीड कम ज़्यादा होगी, है ना। अलग अलग वक्त में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो वैसा वो कंटिन्यूअस चेंज है। टेम्परेचर कह दो, राइट, टेम्परेचर भी पूरे दिन में कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आता है, लेकिन चेंज होते रहता है। सो कहीं पर भी ऐसा कंटिन्यूअस चेंज है, तो उस कंटिन्यूअस चेंज के बारे में स्टडी करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे कंटिन्यूअस चेंजेस को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और लेट्स से सिंपल कह दूं कि भाई ये कैसा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सो वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है, ऐसे चेंज हो रही है। सो अब ये चेंजिंग है, हर सेकंड में चेंज हो रही है, राइट, या कह दो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रही है। तो अब हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रही है, तो मुझे सपोज स्पेसिफिकली इतने ही पार्ट के बारे में जानना है, तो मैं ये पार्ट को कैसे एनालाइज करूंगा, तो वहां पर काम आता है कैलकुलस। डिफरेंशिएशन भी काम आता है, इंटीग्रेशन भी काम आता है। तो कहीं पे भी कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं, तो कैलकुलस का यूज होगा। डिफरेंशिएशन कह दो या इंटीग्रेशन, दोनों का ही यूज होगा। While basic maths algebra deals with the static numbers, straight lines, calculus help us to understand things that move, grow, slow down or curve. So कहीं पे भी मतलब चेंज आ रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, बढ़ रही है चीजें, स्लो डाउन हो रही है कंटिन्यूअसली चीजें, कर्व है, तो इन कर्व में से एक छोटे से हिस्से की स्टडी करनी है, तो वहां पर कैलकुलस काम में आता है। क्या करता है कैलकुलस? इट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स चेंजिंग इवेंट्स इनटू टाइनी मैनेजेबल पीसेस। सो एक छोटे से हिस्से में ये हमको ब्रेक करके देता है, राइट। अब ऐसा मत कहना कि भाई ये हिस्सा इरेज कर दो तो ये छोटे से पार्ट में ब्रेक हो गया। हाँ बिल्कुल, इसको इरेज कर दो, इग्नोर कर दो, छोटे से पार्ट में ब्रेक हो गया, बट इस छोटे से पार्ट में से तुम वेलोसिटी का आइडिया कैसे लगाओगे? क्योंकि इस छोटे से पार्ट में भी तुम्हें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है। सो हर पॉइंट के बारे में तुम आइडिया कैसे निकालोगे? एडिशनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से हमको एक्सेलरेशन का भी आइडिया मिलता है, तो वो कैसे निकालोगे? तो वो सब चीजें हमें कैलकुलस हेल्प करता है। दो हिस्से हैं कैलकुलस के, एक है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज, बहुत सारे वर्ड्स है इसके, राइट। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन कह दो,
रेट ऑफ चेंज कह दो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह दो। तो ये सब वर्ड्स डिफरेंशिएशन के ही सिनोनिम्स है। तो चाहे इसको डिफरेंशिएशन कहो, राइट, रेट ऑफ चेंज कहो, डेरिवेटिव कहो, या फिर इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहो। तो ये बहुत सारे वर्ड्स से डिफरेंशिएशन हमें इंट्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है? फोकस इज ऑन रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज? किसी भी चीज का, टाइम का चेंज, वेलोसिटी का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, प्रेशर का चेंज, राइट। कोई भी चीज चेंज हो रही है तो उसकी स्टडी के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी है। कर्व से रिलेटेड भी कोई तुम्हें स्टडी करनी है तो डिफरेंशिएशन जरूरी है। इट फिगर्स आउट हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग एट एन एग्जैक्ट सिंगल मूवमेंट, है ना। जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई फाउंड्री है, राइट, तो उस फाउंड्री के अंदर जो फर्नेस है उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एग्जैक्टली किसी वक्त क्या टेम्परेचर है और उसको कहाँ पर लेकर जाना है। अब हर वक्त हम ऐसा कैलकुलेशन करते तो नहीं बैठते हैं कि भाई अभी टेम्परेचर ये है, अभी टेम्परेचर हमको 100 डिग्री से बढ़ाना है, तो अभी चलो इसमें कोयला डालो, इसमें फ्यूल डालो, ऐसा नहीं है। वो जो मशीन्स, ऑटोमेटिक सेंसर्स रहते हैं, राइट, उनकी डिजाइन्स वगैरह, उनका प्रोग्रामिंग वगैरह जो करते हैं, तब ये सब चीजें उस प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड रहती है। या फिर हमारे पास में ऐसा थियोरिटिकल ग्राफ हो तो उस ग्राफ में से भी हम एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे क्या स्पीड थी वगैरह हम जान सकते हैं। जैसे कि समझ लो कि रॉकेट या सैटेलाइट हम भेज रहे हैं स्पेस में, है ना, तो उसका रास्ता तो कैसा, स्पेस स्टेशन से लेके स्पेस में अर्थ का ऑर्बिट, तो इतना बड़ा रास्ता तुम एनालाइज कैसे करोगे? तो ग्राफ प्लॉट होते हैं, उन ग्राफ में से वो लोग एनालाइज करते हैं कि भाई इस मूवमेंट पे इसकी स्पीड इतनी है तो इसको, इसकी स्पीड को इतना चेंज करो, डायरेक्शन को इतना चेंज करो, वैसा सब। सो जैसे एक एग्जांपल ये भी है, स्पीडोमीटर, हमारा जो व्हीकल का स्पीडोमीटर रहता है वो भी हमको, जैसे हम चला रहे हैं तो उस वक्त हमारी स्पीड क्या है वो देता है, राइट। तो इंस्टेंटली स्टेटस क्या है वो हमें डिफरेंशिएशन ढूंढ के रहता है। इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा है। छोटी 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 चीजें एनालाइज कर दी, अब उसको कलेक्टिवली इंपैक्ट क्या होने वाला है। अब एक मिनट के लिए मेरी स्पीड 60 थी, दूसरी मिनट के लिए मेरी स्पीड 62 थी, तीसरी मिनट में मेरी स्पीड 33 थी। अब ये छोटे छोटे हिस्सों को जब कलेक्ट करके बिगर पिक्चर क्रिएट करना है तब इंटीग्रेशन काम में आता है। सो इट फोकस इज ऑन एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन यानी कोई भी चीज हो उसका एक्यूमुलेशन जमा करना और उसका एनालिसिस निकालना, एरियाज अंडर द कर्व और बिटवीन द कर्व्स, उससे भी हमें काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आइडिया मिलता है। तो एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस काम में आता है। जैसे अगर मैं ऐसी कोई फिगर ड्रॉ कर दूं तो अब इस फिगर का एरिया तुम कैसे ढूंढोगे? सो इंटीग्रेशन हमको वो एरिया ढूंढने में परफेक्टली हेल्प करता है। एड्स अप ए ह्यूज नंबर ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस कह दो, अमाउंट कह दो, टू फाइंड ए टोटल ऑब्जर्वेशन अमाउंट। डिफरेंशिएशन तोड़ के हमको हर एक पार्ट की जानकारी लेने में हेल्प करता है, जबकि इंटीग्रेशन क्या कहता है कि छोटे 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 पार्ट्स है ना, तो इसको कलेक्ट करके ओवरऑल बिगर पिक्चर क्या आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन, राइट, और इंटीग्रेशन ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। लाइक फिगरिंग आउट द टोटल डिस्टेंस ए कार ट्रेवल्ड बाय एडिंग अप ऑल इट्स टाइनी यूजुअल स्पीड्स और ओवर टाइम। सो अभी बेसिक लेवल पे हम कार को ले रहे हैं, हायर लेवल पे हम और लेट से वो मिलिट्री वाले जब तोप का गोला दागते हैं तो उसका कैलकुलेशन होगा, हायर लेवल पे रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन होगा, एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन होगा। तो उन सब चीज़ों में डिफरेंशिएशन, कैलकुलस पूरी तरह से काम में आता है। अब ये जो हमारा सेशन है इसमें हम डिफरेंशिएशन पे ही फोकस करने वाले हैं। व्हाई डू वी नीड कैलकुलस?
सो रेगुलर मैथ फॉल्स शॉर्ट। रेगुलर मैथ यानी जो एल्जेब्रा तुमने पढ़ा हुआ है ना, तो एल्जेब्रा से हर चीज नहीं सुलझती है, राइट। एल्जेब्रा एक सिंपल लेवल का मैथ्स है। एल्जेब्रा से ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो हमें कैलकुलस सॉल्व करके देता है। जैसे कि नॉर्मल मैथ फॉर्मूलाज ओनली वर्क फॉर स्टडी स्पीड्स और फ्लैट और बेसिक शेप्स लाइक स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स, है ना। मैंने वो रैंडम फिगर ड्रॉ करके कही कि भाई उसका एरिया ढूंढना है तो क्या करोगे। अब उस रैंडम शेप में से एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या हो रहा है वो कैसे ढूंढोगे। तो एल्जेब्रा हमें हेल्प नहीं करेगा, कैलकुलस हेल्प करेगा। रियल लाइफ इज मैसी, मतलब रियल लाइफ इज मैसी का मतलब कि एकदम सिंपल नहीं होते हैं इवेंट्स। डे टू डे लाइफ में काफी एब्रप्ट चेंजेस आते हैं। बेस्ट एग्जांपल यही है कि तुम व्हीकल लेके निकलो, अब तुम चाहो तो कह दो कि भाई आज मैं सिर्फ 30 की स्पीड पे ही व्हीकल चलाऊंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तुम्हें ब्रेक्स लगानी ही पड़ेगी, कहीं पर तुम्हें स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, कहीं पर तुम्हें रुक ही जाना होगा। सो वही है इसका मतलब कि एब्रप्ट चेंजेस डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, स्पीड ले लो या एक्सेलरेशन ले लो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। सो वो एब्रप्ट चेंजेस को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए कैलकुलस चाहिए। इन रियल वर्ल्ड स्पीड गोज अप एंड डाउन, प्लैनेट्स ट्रैवल इन कर्व्स, इवन प्लैनेटरी मोशन भी जो है वो एकदम रेगुलर नहीं होता है। हम मानते हैं कि भी अर्थ सन के आसपास घूम रही है, हाँ एक ही स्पीड से, वो कोलू के बैल की तरह घूम रही है, ऐसा नहीं। उसकी स्पीड कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, राइट। ऐसा ही होता है। उसके एनालिसिस में भी हमको कैलकुलस यूज होता है। एप्लीकेशंस जो हमारी मैन मेड मशीन्स या टेक्नोलॉजीज है, राइट, उन सब में भी कैलकुलस का यूज होता है। जैसे रॉकेट्स लॉन्चिंग कह दो, वेदर का प्रोडिक्शन कह दो, मॉडल द स्प्रेड ऑफ डिसीज कह दो, डिजाइन सेफ ब्रिजेस, हर जगह पर कैलकुलस, मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना, कैलकुलस के अलावा हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल मैं तुमको दूं कि भाई मुझे सिंपल ऐसा एक ब्रिज डिजाइन करना है, या समझ लो ऐसा सिंपल बॉक्स बनाना है ना। तो ऐसा सिंपल बॉक्स बनाना है तो ये तो तुम एल्जेब्रा यूज करके इस बॉक्स का मेजरमेंट, राइट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट से तुम बॉक्स बना लोगे। बट अगर ये शेप कुछ अजीब है, राइट, होता ही है। जैसे थर्मोकोल का पैकिंग आता है ना काफी सारी चीजों में, तो थर्मोकोल का पैकिंग कैसा रहता है, मतलब ऐसा है, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, और ये इसके अंदर हमारा जो पार्सल है पैक्ड रहता है। तो ये कैसे बना है, ऐसा कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो उन लोगों ने कैसे ही बना लिया एग्जैक्टली, तो कैलकुलस का यूज होता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन अब हम शुरू करते हैं। डेरिवेटिव कह दो, रेट ऑफ चेंज कह दो, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह दो। ये चार वर्ड्स है जो कॉमनली इनके लिए यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव में सबसे पहली चीज है कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो है dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स सिंपल रीडिंग तो यही है, dy बाय डी एक्स। अब इसको बहुत अलग अलग शब्दों से पहचाना जाता है, या कह दो छोटे छोटे अलग अलग फ्रेजेस से इसको रीड आउट किया जाता है। सो पहला वाला तो ये सिंपल मैंने कह दिया कि इट इज dy बाय डी एक्स। ऐसा कह दो dy बाय डी एक्स, ऐसे रीड कर लो। फिर ऐसे भी रीड कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे भी रीड कर सकते हो। ऐसे भी रीड कर सकते हो, कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये अलग अलग तरीकों से डिफरेंशिएशन को रीड किया जाता है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे एडिशन साइन होती है, सब्ट्रैक्शन की साइन होती है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वैसे ये डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड नोटेशन है कि उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब ये जो y है, y की जगह पर कोई अलग अलग फंक्शन होगा। अलग अलग फंक्शन होगा यानी यहां पर हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर कोई एक्स का फंक्शन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक x का फंक्शन हो गया, है ना। अब सपोज मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भाई डी बाय डी एक्स ऑफ लेट्स से डी बाय डी वाई, अगर y के रिस्पेक्ट में मुझे अगर चेंज को पहचानना है, चलो y को भी छोड़ो, हम और थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मुझे चेंज को एनालाइज करना है तो यहां पर आएगा कोई फंक्शन ऑफ t। तो इसका एग्जांपल ले लूं कि भाई ये जो फंक्शन है लेट्स से t बाय 3, तो इसको एनालाइज करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। समझ में आया? फिर से एक और बार, डिफरेंशिएशन जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है उसका, जस्ट लाइक प्लस माइनस साइन, डी वाई बाई डी एक्स रीड कर लो इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रीड कर लो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एग्जांपल्स बताया, है ना। तो न्यूमरेटर जो है वो बदल रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे भी रीड कर लो, मोस्ट सिंपल वे से इसको, शॉर्टेस्ट वे यही है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स समझ जाना है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है ना। एग्जाम्पल ये है कि भाई चेंज इन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक और एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं कि भाई लेट्स से y, सो न्यूमरेटर में होगा फंक्शन ऑफ y, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लेट्स से वाई स्क्वायर प्लस टी, तो ये क्या आएगा, है ना। देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये y है t है, तो इसका मतलब क्या है, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि भाई डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा होता है। फॉर्मूलास, इन सब को बाय डिफॉल्ट लिख लिख के रट लेना है, ठीक है, सो दैट जब भी हम सम कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हेल्पफुल होंगे, इसी से होंगे। जैसे एलजेब्रा में फॉर्मूलास है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो बहुत अच्छे से हमारे फिंगर टिप्स पर है कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। उसी तरह से इनको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। मैं एक बार इनको रीड करके बता देता हूं सो दैट तुम्हारे लर्निंग में इजी रहे। लिख लेने हैं ये फॉर्मूला, राइट, सेट 1 2 3 4 ऐसे है, तो इनको ढंग से लर्न कर लो। सो सेट 1 वाला फॉर्मूला ये एल्जीब्रिक फॉर्मूलास है, एल्जीब्रिक मतलब एल्जेब्रा का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो ये फॉर्मूलास हेल्पफुल होंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे ये फॉर्मूलास हेल्पफुल होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मुझे अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाले फॉर्मूलास हेल्पफुल होंगे, है ना। और ये फिर रूल्स है जो कि सब जगह पर यूज होंगे। तो इसमें से ये जो है ये 11th का पार्ट है, ये भी 11th में हेल्प होगा, ये 12th में हेल्पफुल होगा। सेट 3 रूल्स हर जगह पर एप्लीकेबल है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो हिस्सा है ये भी 12th में यूज होगा। और हम सब डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल 11th 12th दोनों का ही डिफरेंशिएशन सब डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप ये पार्ट 1 से शुरू करेंगे और इवेंचुअली हम अगले पार्ट तक जाएंगे। सो एल्जेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलास है उनको मैं रीड करूं तो इसको हम रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमेशा ही 0 होता है। एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x या d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज n डॉट x n माइनस 1, ऐसे इसको लर्न कर लेना है।
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स वही रहता है ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स तो वो हो जाएगा एम डॉट ई टू दी पावर एम एक्स। सो रट लेने हैं ऐसे फॉर्मूलाज, फिर इनका यूज हम देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ठीक है, ए का ई का कुछ मीनिंग है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x हमारे फोकस में रहेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x हमारे फोकस में रहेगा, a नहीं रहेगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x इज a टू दी पावर x log a बेस e, d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर mx m डॉट a log a बेस e, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 upon x, d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस sin x, d by dx of tan x is sec square x, d by dx of cot x is minus cos x square x, d by dx of sec x is sec x dot tan x, d by dx of cosec x is minus cosec x dot cot x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को रीड करें तो d by dx of sin inverse of x is 1 upon root 1 minus x square, d by dx of cos inverse of x is minus 1 upon root of 1 minus x square, d by dx of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square, d by dx of cot inverse of x is minus 1 upon 1 plus x square, d by dx of sec inverse of x is 1 upon x root x square minus 1, d by dx of cosec inverse of x is minus 1 upon x square root of x square minus 1। सिमिलर है, माइनस साइन का डिफरेंस है ना, ध्यान रखिए। और d by dx of sin hx is cos hx, d by dx of cos hx is sin hx, और ये एक्सपांशन है। वैसे इन चीजों की शायद ही तुम्हें जरूरत पड़े, ये थोड़ा हायर लेवल पर जाता है। रूल्स है, राइट, रूल्स भी मैं आगे समझा दूंगा, ये 1 2 3 और 4 रूल्स है। फिर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एक अलग हिस्सा है कि एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, ये भी करना पड़ेगा, राइट। सो जब आएंगे उस वक्त में इसको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जो रूल्स है उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रूल्स है कि एक तो ये जनरल रूल्स है, ये भी रूल्स ही है, ये जनरल रूल्स है, और ये स्पेसिफिक रूल्स है कि भाई चेन रूल। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो उनका कॉम्बिनेशन अजीब रहने वाला है। उस अजीब कॉम्बिनेशन के हिसाब से या तो हम ये 4 रूल्स यूज करेंगे, या तो फिर ये वाला यूज करेंगे, या तो फिर ये वाला यूज करेंगे, या तो सारे रूल्स यूज हो जाए। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें स्क्वायर रूट की भी जरूरत पड़ती है, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है, हमको फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए। वैसे ये हर चीज इंडिविजुअली भी यूज करना हम देखेंगे, और कलेक्टिवली भी कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो चेन रूल है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इतना लिख कर एक जस्ट रीडिंग दो इसे, राइट। हम इसका एग्जांपल्स देखेंगे आगे, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये जस्ट मैंने फॉर्मूलाज बिफोर हैंड दे दिए हैं तुमको, सो दैट तुम फॉर्मूलाज या इन कंसेप्ट को जस्ट एक बार गो थ्रू करो। एक बार में तो ये चीजें तुमको बहुत क्लियर नहीं होगी, बट एक बार रीड किया हुआ है ना तो आइडिया रहेगा। ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है उससे तुम वाकिफ हो जाओगे, राइट, उसको लिखना कैसे है उससे तुम वाकिफ हो जाओगे। तो इनिशियली तो ऐसा ही लगेगा कि इन्हें रट रहे हैं, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे ये चीजें जहन में अंदर उतर जाएगी, और बाय डिफॉल्ट ही दिमाग उनको रिकॉल करके सम्स में यूज करने लगेगा। जैसे हमने 5th 6th में a प्लस बी होल स्क्वायर सीखा था, तो अब आज तक कैसा, जैसे ही जरूरत पड़ती है तुरंत दिमाग उसको अप्लाई कर देता है। सो प्रैक्टिस 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 करनी है। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये भी एक पार्ट है, राइट। फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये थोड़ा हायर पार्ट हो गया कि भाई डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का यूज हमें स्लोप ढूंढने में होता है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने में हेल्प करता है, नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढने में हेल्प करता है, राइट, एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो वहां पर ये सब चीजें यूज होंगी। सो जस्ट फॉर्मूलाज है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं, बट जब हम इन पे आएंगे तब हमें ये क्लियर होंगे। बट एक बार लिख लो नोटबुक में, सो दैट हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, हर लेक्चर में कह दो, या हर दिन, या हर बार जब तुम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, इसको एक बार गो थ्रू करो,
तो धीरे 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 ये दिमाग में आने लगेगा। सो इतने पार्ट्स में हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे जो फॉर्मूलाज मैंने बताए, राइट। तो सबसे पहला वाला है एल्जीब्रिक फंक्शंस का, राइट, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, फिर बेसिक रूल्स को कैसे यूज करेंगे, चेन रूल को कैसे यूज करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, उस तरह से ये मैंने पार्ट्स डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जीब्रिक फंक्शन, सबसे सिंपल हिस्सा, राइट। एल्जीब्रिक फंक्शंस के ये 5 फॉर्मूलाज है जो हम यूज करेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, और मैंने कहा कि भाई इन्हीं चीजों को, हर हिस्सों को कैसे यूज करना है मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वाला हिस्सा अब हम देखेंगे कि कैसे यूज करना है, और ये हिस्सा यूज करके हम डिफरेंशिएशन से काफी नोन हो जाएंगे, हमें फिर नया नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन। तो ये जो एल्जीब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना हम सीखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं सो दैट ये सारे फॉर्मूलाज, ये इसका एक वेरिएशन है। ये वाले एक फॉर्मूला में एरर है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। ये फॉर्मूला है d/dx ऑफ a to the power mx will be equal to m dot a to the power mx log a base b। यहाँ पर a के ऊपर mx प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा ऐसा करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी बनाकर रखे हैं कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो लेट्स गिव इट ए ट्राई। सो यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला d/dx ऑफ c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, बदलने वाला नहीं है ना। तो d/dx ऑफ 2 की वैल्यू कभी बदलने वाली है नहीं, तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है। 0 लिखो, सर्कल करके 0 लिखो तो अभी राइट है। d/dx ऑफ 3 स्क्वायर कांस्टेंट है, हाँ 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 ही रहने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि कल 3 स्क्वायर की वैल्यू 9.1 हो जाएगी, 100 साल पहले 3 स्क्वायर की वैल्यू 8 थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्स ही रहने वाला है। सो कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू बदलने नहीं वाली है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा 0। d/dx ऑफ 1/4, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है ना, 0। फिर दूसरा वाला फॉर्मूला x टू द पावर n, d/dx ऑफ x टू द पावर n इज n डॉट x n-1, इसको यूज करना सीखते हैं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो फॉर्मूला के हिसाब से जो पावर में है ना, वो आगे आ जाएगा x और n-1, n की जगह पर 2 है तो 2 - 1 कितना होता है 1, सो इसका आंसर आएगा 2x। 2 - 1 इज 1, और x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 ही है, 0 नहीं है। हाँ यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसा 0 नहीं रख देना है, समथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है। x टू द पावर 5 है, तो एज पर फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगा, x के ऊपर पावर जो है 1 से रेड्यूस हो जाएगा, तो ये आएगा 5x टू द पावर 4। सिंपल। x टू द पावर 121, तो पावर आगे आ जाएगा और x के ऊपर का पावर जो है 1 से रेड्यूस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 121 x टू द पावर 120, 120, 1/x³। अब इसको कैसे करोगे, फॉर्मूला तो हमारे पास में ये है, तो इसको हम फॉर श्योर फॉर्मूला के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। कुछ ऐसे करेंगे कि भाई d/dx ऑफ डिनोमिनेटर में था तो इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x टू द पावर -3, है ना। अब पावर में तो जो भी हो, वो माइनस हो या प्लस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला कहता है वैसे ही हमें काम करना है। क्या काम करना है कि भाई पावर आगे आ जाएगा और फिर x के ऊपर का पावर रेड्यूस बाय 1, तो ये हो जाएगा -3 x टू द पावर -4। देखो इस चीज को ढंग से समझो, है ना। डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आया है, नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर 1 से बढ़ गया। हावेवर रूल वही है कि पावर आगे आ जाएगा और फिर पावर रेड्यूस बाय 1, पावर आगे आ जाएगा, पावर रेड्यूस बाय 1, तो कंफ्यूज नहीं होना।
अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसको भी हम सिंपल तरीके से पहले फॉर्मूला के फॉर्मेट में एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन? x टू दी पावर 2 और 5 न्यूमरेटर में जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर -3 है ना, और -3 है तो उसका सिमिलर इसके जैसा ही आएगा -3 x टू दी पावर -4। ये आ गया आंसर। सेम वे x टू दी पावर -5 है तो पावर आगे आ जाएगा और x का पावर जो है 1 से घट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -5 x टू दी पावर -6। ये आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर बाय एक्स इसके जैसा ही है तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में मतलब तुम चाहो तो डायरेक्टली एक्स एक्स कट कर दो, ऐसा आप कह दो, या फिर इस तरह से स्टेप लिखो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 2 -1। स्टेप्स लिखना अच्छी ही बात है, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है स्टेप्स लिखने से। पावर 1 है ना, एक्स का पावर 1 आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमने एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन किया, अब फॉर्मूला यूज करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और एक्स का जो पावर है रेड्यूस बाय 1, यानी ये हो जाएगा 1 एक्स टू दी पावर 0। एक्स टू दी पावर 0 तो 1 होता है और 1 इंटू 1 इज 1, तो आंसर आया 1। अब ये चीज बहुत बार बहुत कॉमनली यूज होगी तो इसको भी अच्छे से दिमाग में रख लो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। d by dx of x you will always get as 1, है ना। क्लियर है ये फॉर्मूला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, यूजिंग d by dx ऑफ e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही रहता है। अगर e के ऊपर x है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा e टू दी पावर x, ये आंसर है। d बाई डी वाई ऑफ ई टू दी पावर y। अब देखो यहीं पर थोड़ा क्या है कंफ्यूजन, हम सॉल्व करते हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y या रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे भी दिया हो तो हमें इसको देखना है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, और यहां पर y है तो इसका भी आंसर यही रहने वाला है। इन शॉर्ट फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, x की जगह पे y हो, x की जगह पे t हो, x की जगह पे z हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही रहेगा e टू दी पावर t, है ना। थोड़ा इसके अंदर ट्विस्ट कि भाई e टू दी पावर mx है, तो e टू दी पावर mx है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e टू दी पावर mx है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा m डॉट e टू दी पावर mx, ये रहा। तो e टू दी पावर 2x है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा m यानी x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट आगे, बाकी का फंक्शन एज इट इज लिख दो, ये आंसर आ गया। ई वाले में, ई के पावर वाले में, ठीक है, ई एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको, इसका एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। ई टू दी पावर 3x, तो पावर आगे आ जाएगा, ई का पावर एज इट इज, आंसर आ गया। ई टू दी पावर t बाई 2, ई टू दी पावर t बाई 2, तो t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t का कोएफिशिएंट क्या है? हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा और फिर e का पावर एज इट इज ही रहेगा, है ना। सिंपल है। तो देखो ढंग से और समझो, e टू दी पावर x था वही रहेगा। अब x की जगह पे चाहे y दिया हो तो e का एक्सपोनेंट का पावर तो वही रहने वाला है, t दिया हुआ है तो भी वही रहने वाला है। दूसरा फॉर्मूला e टू दी पावर x का वेरिएशन, e टू दी पावर 2x, x का कोएफिशिएंट आके आ जाएगा, e का पावर एज इट इज रहेगा, x का कोएफिशिएंट आगे आ जाएगा, e का पावर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है तो t का कोएफिशिएंट जो कि था हाफ आगे आ गया और बाकी पावर एज इट इज रहेगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा फॉर्मूला है? a टू दी पावर x। तो a टू दी पावर x का है a टू दी पावर x log a
बेस ई, इसको कैसे रीड करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल नहीं, हाँ कांस्टेंट हो सकता है, ये ध्यान रखो, ए की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टू, ई एक स्पेशल चीज है, ये दोनों सेम नहीं है, ई एक स्पेशल फंक्शन है और ए कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, ए एक वेरिएबल है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, पर ई एक स्पेशल फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ टू टू दी पावर एक्स, तो इसका आंसर आएगा टू टू दी पावर एक्स लॉग टू बेस ई। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टी टू दी पावर एक्स, अब यहां पर टी भी हमारे लिए कांस्टेंट ही है, टी हमारे लिए कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम चेंज तो किस में ढूंढ रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज ढूंढ रहे हैं, तो हमको टी से कोई लेना देना नहीं है। समझो फिर से एक और बार, टी टू दी पावर एक्स है तो टी यहां पर कांस्टेंट है, हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज ढूंढ रहे हैं, है ना, तो इसका भी आंसर आएगा टी टू दी पावर एक्स एज इट इज लॉग टी बेस ई। फिर एक्स टू दी पावर टी, अब ये देखो, ये दोनों चीज को समझो, यहां पर हम चेंज ढूंढ रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, यहां पर हम ढूंढ रहे थे चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी कांस्टेंट था, यहां पर अब हम ढूंढ रहे हैं चेंज टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसका आंसर आएगा एक्स टू दी पावर टी लॉग टी बेस ई। लॉग टी नहीं, लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस ई। फिर इस फॉर्मूला का वेरिएशन एम डॉट ए टू दी पावर एम एक्स लॉग ए बेस ई, ये डिफरेंशिएशन रहने वाला है, तो ए टू दी पावर टू एक्स, तो m मतलब x का कोएफिशिएंट, 2 मतलब x का कोएफिशिएंट, तो वो आगे आ जाएगा, फिर जो फंक्शन है वो एज इट इज, और फिर एक और लॉगरिथमिक फंक्शन ऐड हो जाएगा लॉग a बेस e। समझ में आया, a टू दी पावर 2x, तो x का कोएफिशिएंट, फिर फंक्शन एज इट इज, फिर लॉग a बेस e। वैसे ही यहां पर देखो, अब t के रिस्पेक्ट में हम ढूंढ रहे हैं, तो x हमारा कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में चेंज ढूंढ रहे हैं, तो x हमारा कांस्टेंट है। अगेन स्टेप वाइज, जो टी के रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हैं, तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा, फिर जो फंक्शन था वो एज इट इज लिख देंगे, और फिर आएगा लॉग x बेस ई। ठीक है, 4 टू दी पावर y, अब यहां पर y के रिस्पेक्ट में हम चेंज ढूंढ रहे हैं, तो 4 हमारा कांस्टेंट है, तो y के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो y के आगे 1 ले लो, ना भी लिखो 1 तो ये चलेगा, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, फिर उसके बाद में फंक्शन एज इट इज, फिर बाद में log 4 बेस ई, ये आंसर आएगा, है ना। इन सब चीजों को, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, बीच में डॉट्स आएंगे, डॉट हर बार दिए हुए हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट उसको समझ जाना है। फिर q टू द पावर 2t, यहां पर q हमारा कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में हम चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो t का कोएफिशिएंट आगे, फिर उसके बाद में फंक्शन एज इट इज, फिर आएगा log q बेस e। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो log t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1 अपॉन t, है ना। आगे आंसर, ये आ गया आंसर। फिर log y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 1 अपॉन y, आ गया आंसर। log 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में हमको चेंज फाइंड करना है ना, तो x तो है ही नहीं कहीं पे, तो पूरा का पूरा log 6 क्या कंसीडर होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये मैंने बीच में एक बाउंसर दे दिया, क्योंकि जब चीजें मिक्स होके आती है ना, तो बहुत दिमाग को तेज रख के सोचना पड़ता है कि भाई इसका आंसर 1 अपॉन 6 नहीं आएगा, हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और x तो है ही नहीं,
यानी ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। आगे हम इसको मिक्स अप करके भी सम्स करना सीखेंगे। फिर log x, ये तो फॉर्मूला ही है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए 1/x। ठीक है, तो ये जो सेट 1 थे एल्जीब्रिक फंक्शंस, उसका डिफरेंशिएशन हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। सो ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, ये फॉर्मूलास लर्न कर लेना 6 to 11, इनको यूज करके हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।